फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, आपके विभिन्न एग्ज़ाम्स को देखते हुए जैसे बीपीएससी, पीटी, उसके बाद हम बात करें बिहार दारोगा, पीटी मेंस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, एनटीपीसी इत्यादि एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम एक इंडियन पॉलिटी का एक संपूर्ण कवरेज मैं आपको देने को हूँ। और यह जो हमारा कवरेज है वन लाइनर टाइप का है, जो कि घट्टा चक्र से है। इस वीडियो को आपको देखने के बाद यकीन मानिए इंडियन पॉलिटी में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करा पाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी अच्छे से देखिए। 2-3 बार यदि आप इसे देख पाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और हर एक एग्ज़ाम के लिए यह क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और यह है जो मैं कोशिश करूंगा जितने भी हैं मीन्स इसमें टॉपिक्स उन्हें रिलेट कर कर करके आपको बतलाने का, ताकि आपने कहीं से भी पढ़ा हो उन चीज़ों को आप वहाँ से जोड़ पाएँ, है ना। तो जोड़ने का मैं इसमें प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। अब वीडियो कितनी लंबी होगी वह मुझे भी नहीं पता है ना। तो मैं वीडियो को कर रहा और आप अपने हिसाब से आप स्पीड बढ़ा कर करके अपने पेस में आप इसे सुन सकते हैं, है ना। और इसे बार बार सुनिए, सुनने से भी बहुत कुछ चीज़ें याद होती है, लेकिन एक बार सुनने से याद नहीं होती है, कई बार आपको सुनना पड़ेगा, है ना। और यदि सुन लेते हैं, पीडीएफ से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं या पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा कर करके पेन लगा कर करके चला दीजिए, है ना, तो आपको यह चीज़ें याद हो जाएगी। इसके पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल कैरियर हमसफ़र को आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर गूगल पे सर्च मार कर भी आप पॉइंटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैरियर हमसफ़र जा कर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको अपना यह चैनल मिलेगा और आपको यह पीडीएफ भी उसी जगह पे मिल जाएगा। तो देखिए, भारत का संवैधानिक विकास अर्थात भारत का जो अभी वर्तमान में संविधान है, तो उसके पीछे क्या उसके बैकग्राउंड रहे हैं, इसी के संदर्भ में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई कब? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत किया गया था, है ना। इसके पहले है जो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था, यह 1892 में ही मिला था। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अभी जो है वह विधान परिषद जो है राज्यों में होता है, और वह पहले क्या था, वह केंद्र के लिए था। और यह विधान परिषद का जो गठन किया गया था वह 1853 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1853 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की यानी केंद्रीय विधान परिषद की गठन करी गई थी। इस बात का आपको ख्याल रखने हैं। चलिए आगे है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में किया गया था, और यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। यानी याद कैसे रखेंगे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। चलिए आगे जरा देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। कब? अभी बोला 1937 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत 37 में किया गया था, है ना। आगे जरा देखिए, संघीय न्यायालय कहने का मतलब आपका कौन सा कोर्ट होता है? वही सुप्रीम कोर्ट, है ना, जिसे एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे सुमेलित करने वाले प्रश्न थे, जिसके अंतर्गत यहाँ पे नियंत्रण परिषद की स्थापना अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यह है जो आपका राजनीतिक मामला देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वह व्यापारिक आपका मामला देखता था, है ना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। उसके बाद है जो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अभी हमने चर्चा किया कि नियामक अधिनियम अर्थात यानी यहाँ पे कौन सी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? इंग्लिश मिशनरी कहे तो ईसाई धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला मिशनरी है ना। और इसे भारत में अपने धर्म को प्रसार करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए 1813 के अधिनियम के तहत इन लोगों को अनुमति मिल गई थी। काफ़ी ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं,
है ना। और इन्हें आपको बार बार सुनने से यह चीज़ें याद हो जाएगी। 1813 के अधिनियम के तहत एक बात और आपको याद रखने चाहिए कि 1813 में ही यानी भारतीयों की शिक्षा पे अंग्रेजों ने क्या बोला था कि 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए भारत का पहले क्या था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत क्या बंगाल, बम्बई एवं जो मद्रास प्रेसिडेंसी थे, इन तीनों को मिलाकर कर करके यानी उसका एक गवर्नर जनरल कर दिया। और 1773 में वह कहलाया क्या, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ जाने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल पद कहलाया। और उसके बाद है जो 1833 के अधिनियम के तहत वह क्या होता है, क्षेत्र अपना ब्रिटिश विस्तार करता है और क्या करेगा, यानी उस पद को बना देगा भारत का गवर्नर जनरल, जो कि सबसे पहले कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो याद रखें गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर के तहत किया गया। आगे जरा देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थे। तो देखिए 1919 वाली हम बात करें तो 1909 की याद रखिएगा क्या, कि 1909 वाला क्या करेगा, सांप्रदायिक निर्वाचन, है ना। यही से क्या करेगा, मुस्लिम के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1919 में कर देता है, 1909 में कर देता है। और यहाँ 1919 की हम बात करें, 1919 में क्या होगा कि प्रांतों में द्वैत शासन, ध्यान दीजिएगा यहाँ शब्दावली पे आपको ध्यान देना है ना। जबकि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का क्या कर दिया, प्रांत को दे देता है शक्ति, है ना, प्रांत को क्या कर देता है, शक्ति दे देता है अपने क्या शासन करने की, यानी द्वैत शासन प्रांत में लगेगा 1919, प्रांत में द्वैत शासन, इस बात का आपको ख्याल रखने हैं, है ना। आगे जरा देखिए, अब यहाँ पे भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, है ना, द्विसदनात्मक बनाई गई, तो यह भी 1919 के अधिनियम के तहत, है ना। द्वैत शासन प्रांत में 1919, द्विसदनात्मक व्यवस्था तो 1919। चलिए आगे जरा देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जिसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं, और यह आर्टिकल 123 के तहत ना, है ना, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति, जबकि आर्टिकल 213 के तहत, यानी उलट दीजिएगा सीधा, है ना, अध्यादेश आपका 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते, है ना, और इसे एक को बीच में डाल दीजिए तो 213, यानी आर्टिकल 213 के तहत आपका राज्यपाल है जो राज्य के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। अब जरा देखिए अध्यादेश होता क्या है, तो अध्यादेश जो है जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, ऐसी अवस्था में किसी नियम या कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वह राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 और राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत क्या है, कानून बनाने का अधिकार है। और यह है जो यह शक्ति मिली है कहाँ से, 1935 के अधिनियम से। आगे देखिए, भारतवासियों को अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो यह है जो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने। आगे जरा देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, तो यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यानी उसे मिलता है ना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी अधिकांश बातें तो 1935 से ही दी गई थी, है ना। एक संघीय व्यवस्था अर्थात केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, वहां प्रांत में द्वैत शासन कहे तो 1919, केंद्र में द्वैत शासन कहे तो 1935 का अधिनियम, कौन सा, 1935 का अधिनियम। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, है ना, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। उसके बाद 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति दी गई थी, तो संघ में अवशेष शक्ति किसे दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्या है क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे, गवर्नर जनरल को दी गई थी, जो कि अभी किसे, आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति को है। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, तो यह देश के लिए, वह तो खैर लिखित संविधान था नहीं, यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाला क्वेश्चन है ना। आगे जरा देखिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, यह महत्वपूर्ण है, कारण क्या है, अभी हमने शुरुआती दौर में ही चर्चा किया कि 1935 के अधिनियम से ही हमारे वर्तमान के संविधान में क्या
काफ़ी चीज़ें ली गई है, लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद हैं, यानी माना जाता है कि लगभग 70 से 75% पार्ट है जो 1935 के अधिनियम को अपने संविधान में रखा गया है। तो यह क्या, इसका आंसर क्या ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जिस प्रकार का होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। यह भारतीय संविधान का क्या है, प्रमुख स्रोत है। ऐसे तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय लगभग 60 देशों का संविधान क्या किया गया था, अध्ययन इसका किया गया था, लेकिन 10 प्रमुख देशों के संविधान से विभिन्न चीज़ों को लिए गए हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना, मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं, उसी प्रकार की विभिन्न चीज़ों को आप पढ़ते हैं। आगे जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बर्मा भारत से अलग हुआ, तो यह 1935 के तहत आपका कब हुआ था, 1937 में आपका क्या हो गया था, बर्मा है जो अलग हो गया था। बर्मा कहे तो आपका म्यांमार, है ना, इस बात का ख्याल रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, कितने प्रांतों में बना था, तो यह 8 प्रांतों में बना था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल यानी कितने कितने प्रांतों में बना था, तो 8 प्रांतों में। आगे जरा देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो निर्वाचित संविधान की बात करें तो भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा की गई थी। लेकिन ऐसे संविधान बना है हमारा तो किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत बना है। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए, उससे कंफ्यूज नहीं करना है ना। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था, लेकिन बना संविधान या क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था, जबकि कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था, और उसी के तहत हमारा संविधान बना है ना। और इसे तो आउटडेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था, क्रिप्स मिशन को ही। आगे देखिए, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो 1883 में, एक तो क्वेश्चन यहाँ से यह याद रखिएगा कि इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। जहाँ तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, यह इल्बर्ट बिल का क्या था, उद्देश्य था। यानी जहाँ तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, यहाँ पे भारत तथा यूरोपीय को बराबरी पर यहाँ पे रोकना। यानी कहने का मतलब इस जगह पे देखिए कि इल्बर्ट बिल न्याय से संबंधित था, पहली बात आपको ध्यान रखने हैं, और इसमें बराबरी पे जोर दी गई है ना। बाकी क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी तोड़ मरोड़ करके दे दी जाती है, काफ़ी शॉर्ट किया जाता है, जिसके कारण से थोड़ी समझने में भी कहीं कहीं आपको समस्या देखने को मिल सकता है। खैर कोई नहीं, लेकिन यह संपूर्ण कवरेज है और मैं कोशिश कर रहा कि आपको क्या मीन्स एक जो क्रक्स है उसे मैं रिलेट करके आपको बतलाने का प्रयास करूं। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। यानी प्रति 10 लाख पे एक व्यक्ति है जो आपका क्या किया जाएगा, यानी निर्वाचित किया जाएगा, या फिर उस जगह से प्रतिनिधित्व करेगा। यानी 10 लाख पे एक व्यक्ति, कितने, 10 लाख पे याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन, तो पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, है ना। कौन, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। यदि आपने पढ़ा होगा भाई लूसेंट, आपको याद होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे तो एकदम माइंड में लग रहा होगा कि हाँ यह चीज़ें है ना। तो एकदम कॉन्शियस होकर करके इस वीडियो को सुनिए। मैं कोशिश कर रहा कि आपको रिलेट करके मैं बतलाऊं। भारतीय संविधान का गठन किया गया तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, है ना। आगे जरा देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे जरा देखिए, यहाँ कथन कारण से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान होती थी। तो यह बैबल योजना, यह बातें सही है ना। और बैबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था को भारत बंटवारा से बच सकता है नहीं, है ना। जब हिंदू और मुस्लिम की संख्या यहाँ पे समान वाली बात है, तो यहाँ पे जब प्रतिनिधित्व यहाँ पे क्या बोला गया है, बैबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, है ना। तो यह बातें सही है, लेकिन यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को यहाँ पे बांटने के लिए ही प्रतिनिधित्व की बात, बराबर प्रतिनिधित्व की बात करी गई, और वही नहीं मिलने के कारण से वह बंटवारा का तो कारण बन जाता है ना। तो यह है जो आपका क्या है, बैबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत बंटवारा
भारत का बंटवारा बच जाता, है ना। इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई मीन्स इनकी मंशा नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे कारण आपका क्या हो जाएगा, गलत। आगे जरा देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो इसमें सभी पूछे हुए, इसका मतलब सभी तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ऐसे। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था 1934 में। कब किया गया था, 1934 में। आगे जरा देखिए, यहाँ पे सही कथन आपको इस जगह पे क्या करने थे, यहाँ पे आपको हाँ संविधान के बारे में कौन सी सही कथन है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, आपको पता भी है ना। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी सही बात है ना। उसके बाद है जो हम बात करें इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची के आधार थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, यह भी बात सही है। और यह बहुदलीय निकाय थी, यानी सभी दलों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता था। अर्थात कहने का मतलब है कि संविधान सभा के संदर्भ में यह बातें सभी के सभी क्या हैं, सही है। आगे देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा क्या किया गया था, चुना गया था। आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता था, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आपका प्रांतीय सभाओं के द्वारा होता था। कौन से सभा, प्रांतीय सभा के द्वारा किया जाता था। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को यह बने थे। और उसके बाद है जो आपका अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अतः भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। तो अभी हमने चर्चा किया, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को बना था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन भी इसी दिन हुआ था, यानी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि वह वयोवृद्ध व्यक्ति थे, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, तो यही कारण से चुना गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया, तो यह 22 जनवरी 1947 को। यह उद्देश्य का प्रस्ताव आपका 11/2/13 यानी 13 दिसंबर आपका 1946 को पीटी नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, है ना। और इसे है जो 22 जनवरी 1947 में क्या किया गया, इसे स्वीकार किया गया। आगे देखिए, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। कब, 13 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित सही कथन है ना। तो पीटी नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित भी किया है ना। जैसा कि पढ़ते हैं, यदि आपको प्रस्तावना याद हो तो हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार से आप पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पे जो बोला जाता है हम भारत के लोग, तो यहाँ पे जो भारत संविधान का जो मुख्य स्रोत है वह भारत की क्या है, जनता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हैं तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11 + 1 अर्थात 12 याद रखेंगे। इसमें भी काफ़ी लोग गलती कर दिया करते हैं। तो भारतीय संविधान को बनाने हैं तो आपको भारतीय संविधान सभा के कुल कितने, 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष की बात नहीं, उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी, है ना, के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो वीटी कृष्णामाचारी। ये सभी के सभी आपको प्रारूप समिति के सदस्य भी देखने को मिलेंगे, चाहे मुंशी हो या कृष्णामाचारी जी हो। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो आपके कौन थे, तो पीटी नेहरू जी थे। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो यह प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष यह सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति कौन थे, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, तो यह कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अंत सदस्य थे, तो कितने थे? 6। टोटल प्रारूप में पूछे तो 7, यानी यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के अलावा पूछा जा रहा है तो 6 सदस्य भीमराव इंक्लूड हो जाए। केवल पूछा कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो ड्राफ्टिंग कमिटी में 7 सदस्य थे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए शब्दावली पे आप ध्यान नहीं देंगे तो साथ ही मार कर करके आ जाएंगे। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया तो 29 अगस्त 1947 को, है ना, 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? आपका BN राव की सलाह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर को क्या प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था, है ना। और जब लास्ट में जब 26 जनवरी 1950 को जब सिग्नेचर हो रहा था, है ना, किस पे? संविधान पे। अंतिम सिग्नेचर किसने किया था? तो किसने किया था? यह राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और सब लोग बोल लिए थे, अब बारी थी किनकी? राजेंद्र प्रसाद की। तो उनसे मतलब उन्होंने एक ही बात बोला कि हमने संविधान सभा के निर्माण में, है ना, एक अध्यक्ष के तौर पे जो सबसे बेहतर कार्य किया वह भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या? हेड चुना, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुनना, यह मेरे लिए सबसे बड़ी कार्य थी, नहीं तो ऐसा संविधान का निर्माण हो पाना संभव नहीं था। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अभी हमने चर्चा किया, कौन? BN राव, सर बेनेगल राव थे इस जगह पे क्या? संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था यह BN राव के द्वारा। यह काफी बड़े विधिक जानकार थे, कौन? सर BN राव। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था दोस्तों कब? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अर्थात जो हमारा तिरंगा है, ट्राइकलर है, इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो कौन? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद। अब जरा देखिए आगे हम बात करते हैं, भारत का संपूर्ण यानी संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो यह 26 नवंबर 1949 को, और यह पूर्ण रूप से तैयार हुआ था लेकिन आंशिक रूप से लागू हुआ था, है ना। इस दिन पूरा संविधान हमारा लागू नहीं किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बनकर करके तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि इसका कारण यह भी पूछा जाता है, तो इसका कारण यह है कि 1930 में कब? 26 जनवरी 1930 को, यानी रावी नदी के तट पे, है ना, लाहौर में रावी नदी के तट पे प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, है ना। और 26 जनवरी 1930 से कहा गया कि अब हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस प्रमुख तिथि को याद करने के लिए कहा गया कि भारत तो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया भाई, तो ऐसी अवस्था में इस तिथि को हम कैसे याद रखें, और उसी के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। हाँ, आगे है देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि अर्थात 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, तो देखते होंगे आप प्रस्तावना में सबसे लास्ट में पढ़ते होंगे क्या कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह कब? और तिथि भी लिखा जाता है ना, तिथि लिखा जाता है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर आया, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? इस संविधान को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो याद रखें क्या? 26 नवंबर 1949। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन यानी कहाँ से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से। यदि बम्बई नहीं ऑप्शन रहे तब याद रखिएगा बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, सर्वप्रथम वह बंगाल से ही चुने गए थे, लेकिन पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वह उनका जो क्षेत्र था जहाँ से वह चुने गए थे वह बांग्लादेश में चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में इन्हें जो फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन होता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुआ, है ना, तो यह आपको पता है
कि 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है और इनका जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश, है ना, महू का अब नाम भी अंबेडकर नगर रख दिया गया है शायद, है ना। तो 1891 में इनकी जन्म हुई थी और 1956 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो यह 1950 में अपनाया गया था, है ना। आपका गान को गान कहे तो आपका 24 जनवरी, है ना, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत कहे तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। आगे देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया, है ना। तो जो अशोक स्तंभ जो है हमारा, वह 26 जनवरी 1950 को यह अंगीकृत किया गया। अब देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कथन के संदर्भ में कि यहाँ पे कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम यानी 1935 पारित होने के रूप में हुई, यह भी सही है आपका। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन करने की बात कही गई। तो इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत आएगा, अर्थात यह सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। और अगली बात है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। अब इस गृहीत संविधान कहा गया है, यह भी ठीक है, और आपका क्या है, आपका मीन्स कहीं से लिया गया, इसमें चीज़ों को मीन्स क्या किया गया है, जोड़ा गया है अलग तरीके से, यानी कहने का मतलब विभिन्न देशों के स्रोतों का इस पे प्रभाव है, तो गृहीत संविधान है ना। और यह भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो बना है ना, कि शासन व्यवस्था को हम कैसे चलाएं, मौलिक अधिकार क्या हो, मौलिक कर्तव्य क्या हो, इस प्रकार की चीज़ें कही गई है। मौलिक कर्तव्य तो खैर बाद में जुड़ा है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन यहाँ पे बात हम करें तो यह क्या करता है, इसके कारण से गृहीत संविधान है, इसके कारण से आवश्यकता थोड़ी ना पूर्ति होता है। इसका मतलब क्या है कि कथन कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण है जो कारण है जो नहीं करता। आगे देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कहा था मौलाना आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, और यह क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं के दिवस पे 11 नवंबर को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया करते हैं। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, है ना, कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दो, समाप्त। हमारा उद्देश्य था आज़ादी पाना, हम पा लिए भाई, है ना। आगे की बात करें तो यहाँ पे अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह है जो किसने बोला है इस कथन को, तो आइवर जेनिंग्स ने। किसने, आइवर जेनिंग्स ने अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। किसकी, आइवर जेनिंग्स का यह कथन है। आगे देखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, है ना। संविधान सभा कांग्रेस थी अर्थात संविधान सभा में कांग्रेस, है ना, और कांग्रेस ही पूरा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह किसका कथन है, ऑस्टिन का कथन है। और अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित, कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो सदस्या थी कितनी, 15 थी। कितनी, 15 थी। आगे अब जरा देखिए, अब है जो हमारा सेकेंड टॉपिक शुरू होता है, टॉपिक है हमारा संविधान पर विदेशी प्रभाव। हमने क्या बोला कि जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो लगभग 60 देश के संविधान का अध्ययन किया गया था, लेकिन 10 प्रमुख देशों के संविधान से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लिया गया है। अब देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, उद्देशिका कहने का मतलब आपका जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च आपका संविधान है। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना। कहे संविधान का स्रोत कौन है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, भारत की जनता। भारत की जनता के कल्याण को देखते हुए संविधान निर्माण किया गया, और संविधान जो है यह राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी जब भी कुछ समस्या होगा संविधान की दुहाई दी जाती है। आगे देखिए, तो भारत में न्यायिक
पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू, है ना, यह न्यायिक पुनराविलोकन जो है यह लिया गया है यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। आगे देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आप लूसेंट उठाइए, उसको याद कर लीजिए, है ना, यह सीधे सीधे उसमें दिया हुआ है। यदि आप याद कर लेते हैं, उसके बाद भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको रिमाइंड करना काफ़ी आसान लगेगा, वह चीज़ें लगेगा कि हमने कहीं पढ़ा है। आगे जरा देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है, तो भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या है, जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं है, जबकि भारतीय में है कि कोई नियम कानून बनाया गया है भाई, तो यह मूल ढांचा का उल्लंघन तो नहीं करता, किसी के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं होता। इसके तहत क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन जुडिशियल रिव्यू भी आर्टिकल 13 के तहत किया जाता है। आगे देखिए, न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था, तो यह भी क्या बोला गया, भारत में लिया गया। कहाँ से? यूएसए में। इसका मतलब यूएसए में है और भारत लिया, इसका मतलब यह दोनों में हो गया। यानी ऑप्शन के हिसाब से आंसर करने वाले यह थे। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से लक्षण जो पाया जाता है वह है। अब देखिए, तो एक तो जुडिशियल रिव्यू वाली बात हो गई, उसके बाद संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, है ना, यानी वहां पे भी एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, और इस जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे संविधान के निर्वाचन के लिए आपका परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आगे जरा देखिए, अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह ज्यादा फिट बैठता। आगे देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची आप समझते हैं कि वैसी सूची, वैसा विषय जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों की सहमति से कानून बनता है। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। इस चीज को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। आगे देखिए, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता भी होगा, डीपीएसपी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। डी बराबर के में नंबर का अक्षर है, चौथे नंबर यानी भाग 4, है ना, रिलेट थोड़ा सा कर सकते हैं आप इस प्रकार से, है ना। तो यह है जो आपको भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रदर्शित करता है डीपीएसपी, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे आयरिश का संविधान भी हम कह लेते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए। तो आयरिश गणतंत्र अर्थात आयरलैंड के संविधान से ही जो आपको 12 विभिन्न क्या किए जाते हैं पदों के लिए राष्ट्रपति हैं जो चुनते हैं लोगों को, किसमें? राज्यसभा में, तो यह आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे मिलाना था तो मूल अधिकार लिया गया है, अर्थात मूल अधिकार की बात करें भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और आपात उपबंध यह जर्मनी से, है ना। इस प्रकार से याद रखिए, जरना या जलना, है ना, इस प्रकार का हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जल गया या जर गया, है ना। जर गया इसका मतलब आपातकाल आ गया। इस प्रकार से चीजें को याद रखेंगे। यानी आपात उपबंध लिया गया जर्मनी के वाइमर गणराज्य से लिया गया, अर्थात बीमर संविधान से लिया गया है, जबकि डीपीएसपी राज्य के नेतृत्व को आयरलैंड से लिया गया है। विधि का शासन, यह विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी में कंफ्यूजन होता है, लोगों को ध्यान रखेंगे। विधि का शासन कहे तो इंग्लैंड, और विधि के समक्ष यहाँ पे शासन, यानी हाँ, विधि का शासन इस जगह पे कहा गया तो क्या हो गया आपका? इंग्लैंड, सीधे तौर पे आप याद रखिए। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे हम अनुच्छेद के तौर पे हम जानते हैं, और यह है जो आपका आर्टिकल 20 से भी आपका संबंधित है, और यह लिया गया है कहाँ से? आपका जापान से। आगे जरा देखिए, तो एक बात है अगली, क्या है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह लिया गया है आपका कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या उभयनिष्ठ सूची बराबर समवर्ती सूची, अभी ऊपर चर्चा किया कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार अर्थात संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। सेंटर स्टेट रिलेशन अर्थात केंद्र राज्य संबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। और भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह लिया गया है कहाँ से? कनाडा से, है ना। यह कनाडा से लिया गया है, भारत राज्यों का संघ है, और यह संघ है जो यहाँ पे मजबूत है, इस बात की चर्चा है जो आर्टिकल 1 भी हमारा करता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है ना। तो रुसना हमारा, है ना, हम लोग बच्चे हैं और बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता से खिलौने के लिए रुसते हैं, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ये बच्चा का तो मौलिक कर्तव्य होता है भाई, है ना। यह लिया गया है पूर्व सोवियत संघ रूस, पूर्व सोवियत संघ इसलिए कहा जाता है, आपका क्या था यहाँ पे? सोवियत यूनियन पहले था, जो कि 1991 में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। तो पहले तो यही लिखा जाता था, है ना। और मौलिक कर्तव्य कब? मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे, शुरुआत में 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब वर्तमान में 11 हैं।
और उन चीज़ों 10-11 मौलिक कर्तव्य को याद रखेंगे। ऐसे मैं एक लाइव सेशन याद करवाने के लिए आपके लिए रखूँगा, आप भी मेरे साथ बोलेंगे और मैं भी आपको याद करवाऊँगा। आगे ज़रा देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, जैसे सही है भाई, है ना। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। अभी हमने चर्चा किया था कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, तो क्या मौलिक अधिकार को जोड़ने से लंबा हो गया? यह तो कारण ही नहीं है ना। लंबा होने का यह कारण थोड़ी ना है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें कई समझ सकते हैं कि 60 देश का संविधान पढ़ा, 10 देश का संविधान का लिया और 1935 वाला पूरा का पूरा वहाँ पे टेपा गया है, तो समझ सकते हैं कि बड़ा होने का कारण तो वो हो सकता है ना। तो यानी कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। आगे जरा देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिखित संविधान की बात करें तो ऐसे संविधान की जननी ब्रिटेन हो जाता है, लेकिन लिखित संविधान की बात करें ना तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अमेरिका। आगे अब जरा देखिए, यह हमारा टॉपिक नंबर होता है 3 नंबर का शुरू, है ना। आप टॉपिक के हिसाब से आप अपना ब्रेक भी ले सकते हैं, है ना। बीच में मैं भी ब्रेक लूंगा इस संपूर्ण संविधान को बनाने से पहले। आगे देखिए, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची है। तो अभी हम बात करें तो ओरिजिनल की बात तो आरंभ में यानी कितने, तो 395 अनुच्छेद याद रखिएगा। और कितनी अनुसूची, तो 12 अनुसूची। जबकि मूल संविधान में हम बात करें तो 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितने हैं, 12 हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आरंभ में 395 अनुच्छेद थे, अब जो है 450 के आसपास आपके अनुच्छेद हो चुके हैं। तो भारतीय संविधान में अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखने थे, यदि 395 होता केवल 395 लगाते, है ना। यदि 400 प्लस 450 प्लस होगा तो 450 के आसपास जो भी आंसर होगा उसे आप लगाएंगे, है ना। 465 समथिंग के आसपास हमने हाल फिलहाल में ऐसा देखा था। तो भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद 395, अनुसूची थे 8 और भाग थे कितने, 22। और अभी भी भाग 22 हैं, लेकिन ABCD कर करके 25 तक चले गए। आगे देखिए, तो सही कथन है। तो भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। सही बात है। अभी हमने चर्चा किया कि 8 ओरिजिनल थे, बाकी संविधान संशोधन के तहत 9वीं जोड़ा गया, तो यह आपका भूमि अधिग्रहण बिल से संबंधित था। 10वीं जोड़ा गया तो आपको किससे, दल बदल कानून 1985 संबंधित है। आपका 11वीं 1993 से आपका संबंधित है, क्या आपका 73वें संविधान संशोधन 1992-93 से आपका यह संबंधित है। 74वें से आपका 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज और यहाँ पे नगर पालिका से। 12वीं कहे तो नगर पालिका, 11 कहे तो क्या आपका पंचायती राज याद रखिएगा यानी ग्राम पंचायत, और 10 कहे तो दल बदल। आगे देखिए, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में, हमने अभी चर्चा किया कि 22 भागों में, है ना। 22 भाग में हमारा भारतीय संविधान क्या है, विभाजित है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो देखिए सबसे पहली बात हम करें, भारत राज्यों का संघ है, यानी यह है जो भाग 1 में है, जबकि नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। इस 22 भाग को आप याद रखिए, यह काफ़ी आपके लिए आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराएगा। अब देखिए, तो नागरिकता आपका भाग 2 में, मौलिक अधिकार बार बार चर्चा कर रहे थे, यह भाग 3 में अमेरिका से लिया गया। राज्य की बात करें तो यहाँ पे राज्य यानी समझ रहे हैं, यानी केंद्र हो गया, यानी जिसे हम संघ बोलते हैं, तो संघ आपका कहेगा तो संघ जिसके अंतर्गत आ जाएंगे क्या क्या, राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी, सुप्रीम कोर्ट, और फिर CAG जो हो गए, इस सभी की चर्चा संघ में यानी भाग 5 में। सबसे बड़ा भाग 5 ही है ना। और उसके बाद भाग 6 है जो राज्य है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आएंगे, राज्यपाल आएंगे, ये सभी आएंगे। फिर आपका हाई कोर्ट आ जाएगा, साथ में महाधिवक्ता आ जाएगा। तो ये सब हैं जो राज्य यानी भाग 6 में इस बात की चर्चा है। आगे देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद के संदर्भ में बातें हैं कि नए राज्यों का गठन, तो नए राज्यों का गठन की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अनुच्छेद 3। जबकि यहाँ पे प्रवेश की बात देखिए, अनुच्छेद और भाग मिलाकर करके यहाँ पे सुमेलित करने हैं, और यही नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कोई दूसरा राज्य आकर करके मिलना चाहे तो आइए भाई आपका स्वागत है, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 है। लेकिन गठन जो एग्जिस्टिंग है, जो हमारे पास है, जैसे तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तो अनुच्छेद 3 के तहत। आपका दमन दीव और किसे दादर नगर हवेली को मर्ज किया गया अनुच्छेद 3 के तहत। आगे देखिए, नागरिकता है जो भाग आपका कितने में है, 2 में। मौलिक अधिकार भाग कितने में है, 3 में। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, यह अनुच्छेद आपका 323 में, है ना। यह अनुच्छेद कितना, 323
23 में है। और इस बात का ख्याल रखेंगे, यह भाग कितना में है आपका 14 में, भाग कितना 14 में आपका अखिल भारतीय सेवा से संबंधित बातें हैं, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर करके 323 तक है। और प्रशासनिक अधिकारण की स्थापना यानी अनुच्छेद 323 के तहत ही करी जाती है। यूपीएससी बीपीएससी का आप नाम सुनते हैं, है ना, उसकी स्थापना जो है यूपीएससी हो गए, बीपीएससी हो गए और भी कोई पीसीएस हो गए, उनकी स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है। आगे देखिए हमारे संविधान का वह भाग जिसमें तीनों सोपानों के पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यह आपका जोड़ा गया क्या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह कौन से भाग में है, भाग आपका 9 में है। और अनुसूची नंबर पूछे तो आपको याद रखना है 11, एक पर एक 11। आगे देखिए तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है। तो संघ एवं राज्यों के बीच यानी क्या रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो आपका अनुच्छेद 245 से लेकर करके 263 तक यह भाग 11 में है। जबकि संघ राज्य क्षेत्र कहे तो भाग 8 याद रखेंगे, लेकिन संघ राज्य के बीच विधायी संबंध बात कहे तो यह संविधान का भाग 11 के अध्याय 1 में है ना, इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। आगे जरा देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो यह है जो आपका कहाँ से कहाँ तक कौन सा क्षेत्र है, इस बात की चर्चा है जो पहली अनुसूची करती है, पहली अनुसूची करती है। आगे जरा देखिए भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के संदर्भ में कौन सी बातें करी गई है। जैसे हम बात करें अब जरा देखिए भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 4, वह राज्यसभा में सीटों की बंटवारा से संबंधित है। जैसे वहाँ पे 243 सीट हैं तो कौन से राज्य से कितने सीट्स जाएंगे। जैसे हम बात करें सबसे सर्वाधिक सीट कहाँ से, सर्वाधिक सीट आपकी कहाँ से जाती है, यूपी से, जनसंख्या के आधार पे होता है। तो 31 सीट है यूपी से, आपका 19 सीट है आपका कहाँ से, महाराष्ट्र से, 16 सीट आपका कहाँ से है, बिहार बंगाल से, 16 सीटें हैं। तो इस प्रकार से जो राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, तो इस बात की चर्चा है जो कौन करेगा, आपका चौथी अनुसूची करेगा, यानी शेड्यूल नंबर 4 करेगा। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए, अब तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार भी पूछा गया, हमने एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी पूछा गया, क्या पूछा गया कि गोवा में कितने सीट है ना, गोवा में कितने हैं जो लोकसभा की सीट हैं। तो इस प्रकार से पूछी जाती है। तो जियो केवल याद रखिए 2 सीटें थी, तो वह लोकसभा पूछा गया था। फिर आगे जरा देखिए, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह कौन सा है। तो यह अनुसूची, पहली अनुसूची में इस बात की चर्चा है। जबकि अनुच्छेद का है तो अनुच्छेद आपका 3 हो जाएगा, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नए राज्यों का प्रवेश की बात करें तो 2 हो जाएगा। आगे देखिए फिर से आपको अनुसूची मिलाने और इधर विषय है। तो देखिए चतुर्थ यह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। षष्ठम मतलब छठा की बात है ना, षष्ठम मतलब छठा, यह है जो याद रखिएगा, है ना। षष्ठम है या पंचम है, षष्ठम है सर, हाँ। तो षष्ठम यानी छठी की बात करें तो यह 4 राज्यों से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके रूम में मैप है या आपके पास इंडियन मैप है तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिए पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, है ना। पूर्वोत्तर में 4 राज्य कौन कौन देखेंगे आप, सीधे कोना में आपको अरुणाचल प्रदेश से नीचे मिलेंगे यानी आसाम, आसाम से ठीक नीचे देखिए तो आपको मेघालय, और मेघालय के ठीक नीचे बांग्लादेश के बगल में देखिए तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बगल में देखिए तो आपका मिजोरम। यह 4 राज्यों की जनजाति क्षेत्र की जो प्रशासनिक बातें हैं, यह है जो यानी किस प्रकार से उसका प्रशासन चलेगा, यह क्या हो गया आपका षष्ठम अर्थात छठी अनुसूची में इस बात की चर्चा की गई है। जबकि अन्य जो राज्य हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, उसके लिए है जो आपका पंचम अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है। अष्टम की बात करें तो इसके तहत क्या है आपका 22 भाषा, है ना। कितनी भाषा, 22 भाषा की बात कही गई है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषा की चर्चा है, 22 भाषा। जिसमें प्रारंभ में बात करें तो कितनी भाषा थी हमारे, कितनी, तो यह 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी, 14 भाषा। लेकिन अभी वर्तमान में है जो 22 भाषा है। याद रखेंगे 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में जोड़ा गया था। वह कौन सा संविधान संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन के तहत। क्या क्या, फिर से सुनिएगा ध्यान से, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। जबकि हम बात करें 2003 की,
है ना, कब की, 2003 की। यह 92वां संविधान संशोधन 92nd अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके तहत मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया था। किसे? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को इसमें क्या किया गया था? जोड़ा गया था। आगे देखिए, अगला है, फिर से हमें मैच करवाने हैं और इसे इतना बार सुन ही लेंगे तो आपको यह चीज़ें याद भी हो जाएगी। 7वीं अनुसूची है संबंधित है, तो यह 3 प्रकार की सूची से संबंधित, जिसमें संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, है ना। यह तीनों, जिसमें संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र। राज सूची पे आपका राज ही बनाएगा और संवर्ती सूची पे दोनों मिल कर करके यह क्या करता है? कानून बनाया करता है। जिसमें संघ सूची में भी वर्तमान में हम बात करें तो कितने? 100 विषय हो गए हैं, है ना। उसके बाद है जो संवर्ती सूची में 52 विषय और राज सूची में है जो आपका 66 था, अब 61 हो गया है। इस बात का ख्याल रखने हैं। तो 7वीं अनुसूची क्लियर है। आगे देखिए 8वीं, तो यह 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची, तो यह कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, कहने का मतलब वही विभिन्न प्रकार की वैसी चीज़ें को रख दिया जाता है जो क्या, जिसे न्यायालय में चुनौती ही नहीं दी जाती है, तो यह 9वीं अनुसूची में रखी जाती है। और 10वीं जो है 1985 के एंटी डिफेक्शन लॉ, अर्थात दल बदल, है ना, आया राम गया राम वाला जो सिस्टम होता है विभिन्न प्रकार के दलों में, इस चीज़ को समाप्त करने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई और संविधान संशोधन किया गया 52वां। और कब था? वर्ष 1985, दल बदल अधिनियम से संबंधित है। आगे देखिए, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभी बताया भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची संबंधित है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो आर्थिक योजना का विषय कौन सा सूची? संवर्ती सूची, जिसमें कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। आगे जरा देखिए, संवर्ती सूची का विषय है तो आपराधिक मामला, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करने थे। आगे देखिए, तो भारत के संविधान की संवर्ती सूची में कौन है? तो आपका जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। याद रखेंगे कि यह संवर्ती सूची का यह विषय है। आपका शिक्षा भी कौन सी सूची का विषय है? यह है जो आपका संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था, हमने बात किया ना कि 66 थे, 66 आपकी बातें थी राज सूची में, जो अभी 61 हो गए हैं और उसे संवर्ती सूची में कर दिया गया है। तो शिक्षा जो है आपका क्या है? कंकरेंट लिस्ट का यह विषय है, यह स्टेट लिस्ट का विषय अब नहीं रहा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे देखिए, तो वन भी आपका संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जबकि डाक बचत बैंक जो डाकघर वाली बात है वह संघ सूची के अंतर्गत आएगा। और जन स्वास्थ्य की बात करें तो यह राज सूची का विषय है। वन संवर्ती सूची, यानी वन पे दोनों कानून बनाएंगे। डाकघर बचत तो डाकघर है जो आपका संघ सूची, और जन स्वास्थ्य आपका राज सूची। आगे देखिए, केंद्र सूची के विषय में तो जनगणना आपका केंद्र सूची के विषय में है, जबकि यहाँ जनसंख्या नियंत्रण था, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, है ना। तो आपका जनगणना केंद्र सूची, जबकि पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था जैसे जीआरपी वगैरह देखते होंगे, भले वह रेल पुलिस है लेकिन वह क्या है? बिहार सरकार, उसके बैच पे आप देखेंगे तो लगा हुआ रहता है ना। चलिए आगे देखिए, संवर्ती सूची, तो संवर्ती जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये आपका संवर्ती सूची, जबकि जनगणना केंद्र सूची, है ना। जनगणना अब 2021 की भी तैयारी चल ही रही है ना। यह कोविड नहीं होता तो जनगणना का काफ़ी मतलब जो कार्य है वह संपादित हो गया होता। अवशिष्ट शक्ति, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, जैसे इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान करना है और स्पेस रिसर्च करना है, तो यह है जो आपका किसका? यह केंद्र का विषय है भाई। आगे देखिए, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो शिक्षा पर प्रभाव डालने से संबंधित यहाँ पे बातें हैं, यह काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे आपको चीज़ें मिली हुई है ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसमें यह भी बोला जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को आप क्या कीजिए? मीन्स प्रारंभिक शिक्षा दीजिए। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में भी डीपीएसपी बात करता है। ग्रामीण और शहरी स्थायी निकाय की बात करता है। पंचम अनुसूची आपका पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, उसकी उत्थान की बात करता। षष्ठ 5वीं है तो छठी भी तो आएगा ही, जिसमें अभी चर्चा किया कहाँ? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात है। और 7वीं अनुसूची जो कि आपका संवर्ती सूची है, तो संवर्ती सूची में आपका क्या है? शिक्षा तो है ही। शिक्षा अभी हमने बात किया था 42वें संविधान संशोधन, देखिए इस जगह पे चर्चा किया था कि नहीं। चलिए उसके बाद है जो हम बात करें भाई आगे की, देखिए भारतीय संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून है। तो दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में मैं बात करूं, थोड़ी सी मैं फ्लाइट मोड में डाल लूं, है ना, ध्यान ही नहीं रहा था शुरुआती दौर में, चलिए सॉरी फॉर डैट। हाँ, अब देखिए आगे,
भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून है, तो यह 52वां संविधान संशोधन 1985। आगे जरा देखिए ध्यान से, आगे देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है तो आपका बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये सब बार बार आप सुनेंगे ना तो ये चीजें याद हो जाएगी। जैसे अभी जनगणना बात किया तो जनगणना आपका क्या हो गया, संघ सूची का, जबकि बीमा, बैंकिंग ये भी संघ सूची। लेकिन एक चीज और, शिक्षा की बात किया था, याद कीजिए, संवर्ती सूची का, है ना। जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो भी संवर्ती सूची का विषय था। आगे जरा देखिए वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है, तो रक्षा हो गया, वैदेशिक मामला हो गया, रेलवे है, जबकि रेल पुलिस कहे तो रेल पुलिस देखिएगा ध्यान से, यह है जो राज सूची का विषय। आगे क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपका राज सूची के अंतर्गत कौन आता है, रेलवे पुलिस आता है। कौन आता है, रेलवे पुलिस आता है। आगे देखिए पंचायती राज विषय सम्मिलित है, तो पंचायती राज है जो राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने यहाँ रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, है ना, और उसकी व्यवस्था उसी पे निर्भर करती है। तो पंचायती राज याद रखेंगे, राज सूची का यह विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी संवर्ती सूची में शामिल है, तो यह दंड प्रक्रिया, यह दंड प्रक्रिया है जो आपका संवर्ती सूची पे यानी निर्भर करता है। आगे देखिए विवाह, विवाह यानी जुड़ना हो गया, विवाह विच्छेद यानी समझ रहे हैं तालाक वाली बातें हैं, गोद लेना, किसी को एडॉप्ट करना, यह जो 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। क्या, विवाह यानी यहाँ पे जुड़ने से बात हो गई, विवाह विच्छेद यानी तलाक वाली बात यानी टूटने से बात हो गई, और किसी को एडॉप्ट करने यानी गोद लेने की बात है, संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, तो सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है जो यह आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। कौन से, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। विभिन्न प्रकार का टैक्स हम पे करते हैं ना, तब तो यहाँ पे व्यवस्थाएं चल पाती है। आगे जरा देखिए भूमि सुधार किसके अंतर्गत है, तो राज सूची के अंतर्गत है, और इसे लोग लागू ही नहीं करना चाहते हैं, है ना। देखिएगा लैंड रिफॉर्म्स सही तरीके से नहीं हुए हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ उत्पादकता क्या है, काफ़ी कम है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत आता है आपका, भूमि सुधार आता है आपका राज सूची के अंतर्गत। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो अभी बताया था कि विभिन्न राज्यों की बात करें तो उसके प्रशासन नियंत्रण की बात करें तो 5वीं, जबकि 4 राज्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसकी बात करें तो 6ठी अनुसूची। एकदम से आपकी क्लियर होनी चाहिए यह बातें। आगे जरा देखिए तो भारतीय संविधान में जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है वह है कौन कौन, तो आपका इसमें आसाम केवल नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें आप ऐड कीजिएगा क्या, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी AMTM जैसा कुछ है ना, ATM एकदम से याद होना चाहिए। आसाम, फिर मेघालय, AMTM बार बार रटिए, लेकिन एम से आप कंफ्यूज कर जाएं कि मणिपुर है, मिजोरम है, क्या है, तो याद रखेंगे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एकदम इतना मतलब बोलिए मेरे साथ में, आप बोलेंगे आपको याद होगा। चलिए आगे जरा देखिए, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं, तो यह किसके लिए है, आपका 5वीं अभी चर्चा किया कि आसाम, AMTM आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ दीजिए, तो यह तो 6ठी से है, बाकी जितना का प्रशासनिक है वो 5वीं के तहत देखा जाता है। तो यह अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के संदर्भ में है। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, यह आपका भाग 9 में है, आपका भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 के तहत हुआ, और यह आर्टिकल 243 है, जिसमें क से लेकर करके ट तक वर्णित है, अर्थात 15 अनुच्छेद और 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय, 29 विषय, और इनके चुनाव के लिए करवाता है। चुनाव इनका कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, इस बात का ख्याल रखेंगे। आगे देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, 11वीं किससे, वही पंचायती राज से। अब 12वीं का दे तो नगर पालिका से, किससे, नगर पालिका से। आगे देखिए राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 117। कौन से, 117, इसी को हम कहते हैं वित्त विधेयक, है ना। वित्त विधेयक के संदर्भ में यह है जो विशेष उपबंध दिया गया है। जबकि बजट की बात करें, वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखेंगे एक चीज और कि भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण की, और जो कि आर्टिकल 112 में है। कितने में है, आर्टिकल 112 में है यह वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अर्थात वही बजट के बराबर है 112। वित्त विधेयक के संदर्भ में विशेष उपबंध तो आर्टिकल 117। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवा
देखिए यूपीएससी बीपीएससी कहते तो यह 315, अखिल भारतीय सेवा की बात करें तो यहाँ ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय सेवा यह अनुच्छेद 312, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आगे जरा देखिए भारत का निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन की हम बात करें तो निर्वाचन के संदर्भ में हमारे संविधान में 22 में एक तो भाग ही है जो कि भाग नंबर 15, निर्वाचन भाग नंबर 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329, क्या बोला 324 से लेकर के 329, तो आंसर क्या होगा 324। अच्छा निर्वाचन के संदर्भ में ही बात करें तो आपको वोट देने का अधिकार है कि नहीं भाई, यह आर्टिकल 326 के तहत है, कितना आर्टिकल 326 के तहत यह है। आगे याद रखेंगे, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि अभी भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। आप देखते हैं कि यहाँ तक कौन कौन लोग पहुँचे हैं, है ना, और कौन कौन सिंसियर हैं। प्लीज़ और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, मैं यह देखना चाह रहा कि हाँ यहाँ तक लोग पहुँचे हैं कि नहीं, यहाँ तक वीडियो को देख पाए हैं या नहीं। आगे ज़रा देखिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा हमें और बताइएगा कि इसमें हमने मीन्स कौन है अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आगे जरा देखिए आर्टिकल 39 है, यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी कहे तो ये आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4, तो 36 से 51 ये पूरा तो डीपीएसपी का ही पार्ट है ना, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका 44, समान नागरिक संहिता, जैसे क्या है हमारे यहाँ क्या है समान नागरिक संहिता नहीं, गोवा आपको पता होगा समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है ना, वह ऐसा करने वाला पहला राज्य है। और समान नागरिक संहिता में क्या होगा, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम अलग होता है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट सबका अलग अलग होता है, तो ऐसी अवस्था में यदि क्या होगा समान नागरिक संहिता आ जाएगा तो ऐसी अवस्था में सबके लिए बराबर कानून हो जाएगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों को लागू करने की बात कही जा रही है। ग्राम पंचायत यह है जो आपका अनुच्छेद 40 में है, और इसी के तहत 1992 में आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, जो कि मुख्यतः त्रिस्तरीय है। लेकिन पहली बार ऐसे पंचायती राज व्यवस्था को ट्रायल के रूप में लाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर किनकी जयंती है? हमारे बापू की जयंती है, हमारे एक शानदार पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है 2 अक्टूबर को, है ना। और यही से गांधीवादी विचार मिलता है, ध्यान रखेंगे यह गांधी जी का ही विचार था कि हमारा जो स्वराज है वह गांवों में निवास करना चाहिए, यानी पंचायती राज गठन का एक ही बात होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी जो भी शक्ति है शक्ति को आप फैलाइए, ऐसा नहीं कि एक ही लोग शासन करे। चलिए, और अनुच्छेद 39 का ये है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात कहने का मतलब जिसके पास केस वगैरह लड़ने के लिए पैसा नहीं तो उसके लिए सरकारी वकील वगैरह की व्यवस्था आपका आर्टिकल 39 के तहत किया जाता है। चलिए आगे की अब बात करते हैं हम। आगे देखिए, तो संविधान के अनुच्छेद आपकी बात करें तो यहाँ पे सुमेलित करने, तो आर्टिकल 124, अब देखिए आर्टिकल 124 से लेकर के ना 147 तक आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की बात है, यानी सुप्रीम कोर्ट आपका 124 से लेकर कर करके 47 तक 124 में यह कहा जाता है क्या, जबकि 324 क्या था, 324 से 29 जो था वह आपका भाग 15 निर्वाचन वाला है, और यह भाग 5 के अंतर्गत आता है जिसमें संघीय न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करी गई है। भाग 5 के तहत यानी संविधान के समक्ष नागरिकता वाली बात है, यानी संविधान जब लागू हुआ था उस समय के संदर्भ में नागरिकता को परिभाषित करता है आर्टिकल 5। अच्छा, एक चीज़ है आपने याद किया होगा कि नागरिकता कितने तरीके से मिलते हैं और कितने तरीके से जाते हैं, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे चर्चा मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे भी। आगे जरा देखें तो आपका आर्टिकल 5 नागरिकता संबंधित है, नागरिकता भाग 2 में है, कितने भाग में है, भाग 2 में है, आपका आर्टिकल 5 से लेकर करके 11 तक है। आकस्मिक प्रावधान या आकस्मिक प्रावधान यानी जिसे हम आपात उपबंध कहते हैं, आपात उपबंध भाग 18 में है आपका, जिसमें 352 से लेकर करके 60 तक है वर्णन, है ना। 352 आपका क्या हो गया, आपात उपबंध के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की जाती है, यानी राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और 360 है जो आपका क्या है, वित्तीय आपात है। 245 हमने अभी चर्चा किया था कि 245 से लेकर करके 263 तक केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है जो कि भाग 11 में है। अतः विधायिक शक्तियों का वितरण यानी यहाँ पे होगा केंद्र राज्य संबंध की, किस पे कानून कौन बनाएगा, है ना, किसके क्षेत्राधिकार में कौन से हैं। आगे देखिए समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार यह एक
क्या है, आपका मौलिक अधिकार है, जो कि आपका भाग 3 के अनुच्छेद कितने में है, 14 में है। डीपीएसपी के संदर्भ में तो यहाँ अनुच्छेद से मिलाने थे, तो अभी हमने बात किया कि भाग 4 में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व आता है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 है, तो आपका 36 तो है ही डीपीएसपी में। आगे देखिए मंत्रिपरिषद, तो यह है जो आपका मंत्रिपरिषद आपका अनुच्छेद कितना में है, 74 में है। और संविधान संशोधन भाग 20, यह है जो आपका अनुच्छेद 368 में है, 368 में है। यह अनुच्छेद के हिसाब से यह सबसे छोटा भाग है भारतीय संविधान का। आगे देखिए, हमने पहले भी इस बात की चर्चा किया है कि नए राज्यों को शामिल करना तो आर्टिकल 2, जबकि वर्तमान राज्य है, वर्तमान क्षेत्र है ना, शामिल करने की बात है। जैसे अपना भारत है और कोई मिलना चाहे तो उसके लिए आर्टिकल 2, लेकिन भारत में है, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया, किसी को तोड़ा गया, किसी को जोड़ा गया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाली बात है, बिहार झारखंड वाली बात है ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाली बात है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाली बात है। ये सभी आर्टिकल 3 के तहत किए जाते हैं, है ना। समता का अधिकार आर्टिकल 14 है। गिरफ्तारी और निरोध के रूप में संरक्षण, यह आपका आर्टिकल 22 है। उसके बाद है जो हम बात करें राष्ट्रपति विधेयक की अनुमति देने का अधिकार, यह आपका क्या है, 111, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, विट्टो पावर। इसी को क्या बोलते हैं, विट्टो पावर। 110 कहे तो धन विधेयक, 111 कहे तो विट्टो, और 112 कहे तो क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे जरा देखिए आर्टिकल 54 की बात है, तो भारत का निर्वाचन, आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। जबकि भारत का एक राष्ट्रपति होगा भाई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद कितना, 52। और कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो यह इस बात की चर्चा आर्टिकल कितने में करी जाती है, 53 में। अच्छा, वह शपथ लेंगे 60 में, 60 तो शपथ और 61 तो महाभियोग से टंग जाएंगे, अर्थात क्या, चले जाएंगे, याद रखेंगे। यानी महाभियोग जब लग जाएगा उन पे, तो महाभियोग लगने के बाद वह अपने पद से हट जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है। आर्टिकल 155, तो यह राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा करती है। और 164 जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आपका 164, 155 राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह 54 में। और आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद आपका 75 में। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे जरा देखिए, आगे है हमारा क्या, चलिए हम कहाँ तक पहुँचे थे, थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे थे हम, आर्टिकल 323। देखिए, यह पहले भी प्रशासनिक अधिकरण हमें मिला है, तो प्रशासनिक अधिकरण आपका आर्टिकल 323 का है। निर्वाचन की अभी बात किया था कि भाग 15 में है भाई, 324 से 29 तक तो आपका निर्वाचन हो गया। उसके बाद है जो 330 वाला, देखिएगा ध्यान से। अब 324 से लेकर करके 329 तक तो आपके क्या हो गए, 324 से लेकर के 329 तक हो गया भाग 15, और 330 से लेकर के ना 300 आपका 42 तक आपका आता है भाग 16, जिसके तहत SC ST की विशेष उपबंध उनके बारे में दिए गए हैं, यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो आपका आर्टिकल 330 जो है वह लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के आरक्षण की बात है, जो आर्टिकल 330 में की जाती है। इस बात का ख्याल रखना है। और यही लोकसभा की जगह यहाँ विधानसभा हो जाता तो 2 बढ़ा दीजिए 332 हो जाता। यह बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे जरा देखिए अनुच्छेद 320, यह लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। यह ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते थे, हमने बताया था आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक। यही सब यूपीएससी बीपीएससी इत्यादि की चर्चा होगी, है ना। प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा 312 का देगा। वित्त आयोग तो 64वीं में भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई। वित्त आयोग तो अनुच्छेद 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, यह कौन से भाग में है, यह कौन से भाग में है, तो यह भाग 13 में है। वित्त आयोग भाग कितने में है, 13 में। आपका अनुच्छेद कितना से, तो 264 से लेकर करके ना 300 के क तक, 300 के क तक आपका वित्त आयोग की चर्चा करी गई है। 300 के क तक आपकी वित्त आयोग की चर्चा की गई है, इस बात का ख्याल रखना है। और वित्तीय आपात अभी हमने बात किया था, यह आपका आपातकाल आपका भाग 18 से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 352 से 60 है, जिसमें 360 वाला आपका वित्तीय आपात है, 352 आपका राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रपति शासन जो है आपका 356 के तहत। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह आपका अनुच्छेद 148 से लेकर करके 151 तक है, जो कि आपका भाग 5 के ही सबसे लास्ट पार्ट में यह पड़ता है ना। तो 148
में आपका CAG की बात कही गई है। आगे देखिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, अभी हमने काफ़ी चर्चा किया था आर्टिकल 315। आपात स्थिति की घोषणा, तो आपात स्थिति तो 352, राष्ट्रीय मीन्स राष्ट्रपति शासन कहे तो यह आपका 356 हो जाता, वित्तीय आपात कहता तो 360 हो जाता। आगे जरा देखिए 215, तो 215 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, और यही बात 129 की बात करते हैं ना, तो यह सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। यह आर्टिकल क्या है 129 है। 222 यानी तीनों सेम सेम है, दो 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 दो। इस प्रकार से किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या अंतरण है ना, एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या करना, अंतरण है, जो आर्टिकल 222 है यानी 222 है। 226 के तहत विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। आर्टिकल 226 के तहत क्या करेगा, उच्च न्यायालय है जो रीट जारी करेगा। जबकि अनुच्छेद 32 के तहत, कितने के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपका रीट जारी करेगा। रीट कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और क्या है आपका उत्प्रेषण और अधिकार पेक्षा। तो इन पांचों को आप याद रखेंगे, इन पांचों को आपको याद रखने चाहिए। आगे जरा देखिए 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है ना, सभी न्यायालयों के अधीक्षण यानी जो इसके नीचे में जो भी न्यायालय हैं, तो यह है जो अपना मीन्स जो भी क्षेत्राधिकार होगा यह उच्च न्यायालय है जो आपको दिखाएगा। आगे जरा देखिए भारत का महान्यायवादी होगा, तो भारत का महान्यायवादी की बात करें तो आर्टिकल 76 है यानी 76 है ना। जबकि यही महाधिवक्ता की बात करता तो 165 हो जाता। कितना हो जाता है 165। भारत का राज्य का जो महाधिवक्ता होता है यानी एडवोकेट जनरल, जबकि अटॉर्नी जनरल कहे तो आपका आर्टिकल कितना हो जाएगा 76। चलिए अब उम्मीद करता हूं कि मैं आप यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो आप हमें कमेंट कर करके बताएंगे, चाहे आप गूगल से ही सर्च क्यों ना कीजिए, आप गूगल से ही क्यों ना सर्च कीजिए, है ना, आप हमें कमेंट कर करके बताएंगे कि भारत के अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है ना। चलिए आगे जरा देखिए आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 हमने बोला था कि 124 से लेकर के 147 सुप्रीम कोर्ट है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 129 जो है इसका अभिलेखीय न्यायालय होगा। 124 जो होगा सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। आगे जरा देखिए कार्य करने का अधिकार। अब देखिए ये अनुच्छेद आपको 36 से 51 के बीच नजर आ रहे हैं। 36 से 51 यानी भाग 4 यानी डीपीएसपी। तो कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद कितना है 41। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद कितना है 41। और कार्य के सही दशा एवं मनोचित दशा अर्थात उचित दशा मिलना चाहिए, यह आर्टिकल क्या है 42 है। यानी कार्य करने का अधिकार 41, मनोचित दशा मिले यह 42, यही 40 कहता तो ग्राम पंचायत, यही 40 कहता तो ग्राम पंचायत हो जाता। और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यह कौन सा है 45। और 44 कहता तो अभी चर्चा किए थे समान नागरिक संहिता, इसी चीज को लाने की तो बात कही गई है ना। यह कहाँ है गोवा में है। 3 तलाक के मुद्दा यानी समान नागरिक संहिता आ जाता, ये सभी मुद्दे समाप्त हो जाते है ना। चलिए आगे जरा देखिए भारत सही सुमेलित करना है भारतीय संविधान का भाग 9 हम लोगों ने काफी अच्छा चर्चा किया था भाई कि यह 243वें नंबर का अनुच्छेद में है। इस बात की चर्चा है जो 1992 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया आपका कौन सा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि 74वें के द्वारा नगर पालिका किया गया 1992 में ही। यह है जो आपका ट से लेकर करके वह चलता है, और वह यह है जो पंचायत को जोड़ा गया आपका अनुसूची नंबर 11 में। 9 को उलट दीजिए 11, और 12 में जोड़ा गया किसे नगर पालिका को, है ना। तो याद रखेंगे कि 9 जो है आपका पंचायत से संबंधित है, 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से है, लेकिन यही संबंध कहता तो आपका भाग नंबर 11 हो जाता। देखिए कई लोग कंफ्यूज कर सकते हैं भाग और किस में अनुसूची में, तो इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना, कि भाग कहे तो पंचायत 11 और अनुसूची कहे भाग कहे तो 9 और अनुसूची कहे तो कौन से 11। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में भाग 8 है, लेकिन यही यहाँ क्षेत्र के जगह संबंध कर दे तो संबंध याद रखेंगे भाग 11 में, है ना। आगे जरा देखिए भाग 4 का क, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्णासी समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और हमने एक चर्चा किया था कि रुसना हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या रुसना हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो इस बात की चर्चा है जो आपका भाग 4 के क में की गई, भाग 4 के क में, और यह मूल संविधान का पार्ट नहीं है ना। और भाग 9 का ए है, तो 9 का ए कहे तो नगर पालिका, केवल 9 कहे तो आपका पंचायत। यह आपका 1992 में आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया अनुसूची नंबर 12 में। आगे जरा देखिए पंचायत
तो पंचायत आपका भाग 9, नगर पालिका 9 का क, और सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव जो कमिटीज हैं इसकी बात है जो 9 के ख में करी गई है। आगे जरा देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, हमने बार बार बोला है भाई 324 से 29 याद है आपको, है ना। भाग 15 है वह निर्वाचन। भाग 16 SC ST वाला बात हमने बोला था कि अनुच्छेद 300 यानी 24 से तो 29 हो ही गया, तो 29 के बाद आप 330 लीजिए, और 330 से लेकर के सीधा 342 तक चले जाइए। उसके बाद 17, तो 17 आपका क्या होगा, 342 से यानी 343 से लेकर के 351, आपात उपबंध 352 से लेकर करके 360 तक हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप सीधे तौर पे आप इसे याद रख सकते थे कि पहले निर्वाचन, उसके बाद SC ST का विशेष उपबंध, उसके बाद राज्य भाषा, है ना, 343 से लेकर के 351 तक, और उसके बाद अपात उपबंध 352 से लेकर के 60 तक। अपात उपबंध भाग कितने, 18, राजभाषा भाषा 17, है ना, और SC ST वाले तो 16, और निर्वाचन तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 15। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेम्बल के संदर्भ में बातें हैं। अब भी थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद है जो इस वीडियो को सुनिए। मैं थोड़ा अभी मैं क्या कर रहा, ब्रेक ले रहा, ठीक है।